हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा डे 2 है बीएससी क्लासेस का, जिसकी मैं थोड़ी सी क्लिप जो है शेयर कर रही हूँ अपने यूट्यूब पर। अब बीएससी मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, बट उसमें फ़र्क क्या है पहले वो भी देख लेते हैं। मैंने जो बीएससी एक तो यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, और अब मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं किसके साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। यूट्यूब पर मैं सिर्फ कवर कर रही हूँ बेयर एक्ट की लैंग्वेज, और जो भी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं सिर्फ और सिर्फ वो जो हमारे कंसेप्ट क्लियर तो करेंगे, बट जुडिशरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे यूट्यूब पे। बट ऑनलाइन क्लासेस में हम कैसे पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हम आराम से क्लियर कर सकते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट तो पढ़ते ही हैं, बट हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, बिल्कुल बेसिक से। चाहे किसी को आता हो ना आता हो, हम फिर भी एक एक वर्ड बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। ओके। और क्या रहता है ऑनलाइन में, इंटरेक्टिव क्लास, 1-on-1 डिस्कशन होती है, प्रॉपर सबके कैमरे ऑन रहते हैं, हम अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, मैं क्वेश्चंस पुट अप करती रहती हूँ बीच में, और आंसर्स बच्चे देते हैं। डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं, कभी भी पूछो, बीच में पूछो, लास्ट में पूछो, स्टार्टिंग में पूछो, जब आपका मन करे। हैंडमेड नोट्स, मैं खुद डिक्टेशन देती हूँ, जो बच्चे को एक एक वर्ड लिखना होता है जो मैं क्लास में बता रही हूँ। एंड मेन है हमारा मल्टीपल रिवीजन, जो हम आज पढ़ रहे हैं कल रिवाइज कर रहे हैं, जो हम 6 दिन से पढ़ रहे हैं 7वें दिन हम सारा का सारा रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए जितनी ज़्यादा रिवीजन और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इस चीज़ में सफल होंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, मल्टीपल रिवीजन में और प्रैक्टिस पे। आज हमारा डे 2 है। अब आपको फ़र्क पता लग जाएगा, यूट्यूब पे जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ सेक्शन वाइज पढ़ाया है, प्रॉपर डिटेल में जाकर नहीं पढ़ाया। और जो मेरी ऑनलाइन क्लास है अब डे 2, उसमें देखो आप लोग मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम शुरू करते हैं। देखो, हम अपनी फर्स्ट क्लास में क्या पढ़कर आए थे कि जो हमारा बीएससी है वो अप्लाई होता है दोनों ही लॉज पर। कौन कौन से लॉज पर, सिविल लॉ पर भी अप्लाई होता है और क्रिमिनल लॉ पर भी अप्लाई होता है। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं हमारा बीएससी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी जुडिशरी एग्जाम के लिए। अब हमने बोला कि बीएससी की हमें नीड कहाँ पड़ती है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था। क्या कि जैसे ए ने मर्डर किया, शूट कर दिया, किसको कर दिया, बी को। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले एफआईआर होएगी। मतलब जो भी बंदा बताएगा कि सर ए ने जो है बी को मार दिया, एफआईआर क्या होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी को वारंट नहीं पता, अरेस्ट नहीं पता, एफआईआर नहीं पता, हम धीरे धीरे क्लासेस में सब कुछ क्लियर कर लेंगे। जब मैंने भी स्टार्ट किया था अपना, मुझे भी नहीं पता था कि एफआईआर क्या होती है और क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, हम क्लासेस के साथ धीरे धीरे कवर करेंगे। अब मैंने बोला कि जब ए ने बी को मारा तो सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होएगी, उसके बाद पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी जाएगी। क्या, इन्वेस्टिगेशन, जिसके बलबूते पे चार्जशीट बनाई जाती है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये बताने के लिए कि बीएससी का रोल कहाँ आएगा। चार्जशीट बनाई जाती है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर अपना ओपिनियन देता है कि वेदर एक्यूज्ड ने ऑफेंस, एक्यूज्ड कौन, जिसने क्राइम किया, उसने ऑफेंस किया भी है या नहीं किया। उसके बाद कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस ली जाती है। अभी ये मत समझना ये क्या क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं, आप समझो अभी कुछ भी नहीं पता है हमें। ठीक है, अभी सिर्फ मैं बेसिक बता रही हूँ। फिर उसके बाद होता है इश्यू ऑफ प्रोसेस कोर्ट के द्वारा। अब जब चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज आ जाती है, इसके बाद आ जाती है हमारी चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज। जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाता है एक बार, अब जो है हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है किसी भी केस का, किसी भी प्रोसीडिंग्स का। इस दौरान हमारा बीएससी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पिक्चर में आता है। कैसे आता है, हमें बीएससी क्यों चाहिए होता है यहाँ पे, क्योंकि बीएससी के हेल्प से हमें ट्रायल में पता लगेगा कि कौन कौन से हमें एविडेंसेस चाहिए, कौन कौन से उसमें एविडेंसेस रेलेवेंट है, हमारे और कौन से फैक्ट्स बनते हैं, कितने सारे विटनेसेस आएंगे, कितने सारे गवाह आएंगे,
या फिर किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, किसके ऊपर है बर्डन कि उसको साबित करना है ए ने खून किया कि नहीं। तो ये सब हेल्प करता है हमारा बीएसए, इनमें हेल्प आती है हमारे बीएसए की। ठीक है, कौन सी स्टेज पे? ट्रायल वाली स्टेज पर। अब हम पढ़ चुके थे हल्का फुल्का फैक्ट के बारे में, आज हम थोड़ा सा फैक्ट के बारे में और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने बेयर एक्ट को नहीं छुआ बिल्कुल भी, आज हम बेयर एक्ट की डेफिनेशन भी देखेंगे। हम कभी भी सेक्शन 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लाइन वाइज अगर हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं बेयर एक्ट का, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। क्योंकि हमें अपने अगर कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो चाहे मुझे पहले 168 सेक्शन ही क्यों ना पढ़ना पड़े, अगर वो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पहले हम उसी पे जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2F के बाद हम सीधा 168 पर चलेंगे उसको लिंक करते हुए। ओके, आ जाओ सेक्शन 2F पे। क्योंकि 2F से पहले मैं ये बताती हूँ, मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारा बीएसए पूरा रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? एक वर्ड फैक्ट के अराउंड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि फैक्ट जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल फैक्ट और एक होता है हमारा मेंटल फैक्ट। एक होता है फिजिकल फैक्ट, एक होता है मेंटल फैक्ट। और फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट पे जाने से पहले 3 टर्म्स क्या बताई थी? फैक्ट, फैक्ट एंड इशू, फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, जो हमारे आगे सारे सेक्शंस में सेक्शन 4 से 50 तक यही सब वर्ड्स यूज होने हैं, ये तीनों फैक्ट, फैक्ट एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट। तो इनको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आ जाओ फैक्ट के ऊपर। फैक्ट अभी हम जिसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मतलब अभी लगाकर चलो कोई भी चीज, एनीथिंग। ठीक है, फैक्ट एंड इशू पे आ जाओ, मैं FI लिख रही हूँ। फैक्ट एंड इशू मतलब कोई भी ऐसी चीज एक पार्टी एजर्ट करती है हाँ ये है, दूसरी पार्टी उसी चीज को डिनाई करती है कि भाई ये तो नहीं है। तो फैक्ट एंड इशू को हम कह सकते हैं जो भी हमारे केस का प्रिंसिपल फैक्ट होता है, जो भी हमारे सूट का मेन फैक्ट होता है। अब हमें कई सेक्शंस में देखने को मिलेगा वर्ड सूट या फिर प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये सिविल लॉ पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि सूट यूज करते हैं हम सिविल सूट के रिगार्ड में, प्रोसीडिंग्स यूज करते हैं क्रिमिनल केस के रिगार्ड में। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया हमारा बीएसए अप्लाई होता है सूट पे भी और प्रोसीडिंग्स पे भी, मतलब सिविल लॉ पे भी और क्रिमिनल लॉ पे भी। अब जब एक पार्टी कोई चीज एजर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी उस चीज को डिनाई कर रही है, मना कर रही है, वो हमारा बन जाता है फैक्ट एंड इशू। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं क्रिमिनल का। क्या एग्जाम्पल देखते हैं हम क्रिमिनल में? कि जैसे ए ने बी को शूट किया, अब बी मर गया, बट जो इसका वकील आता है वो वकील कहता है जज साहब ए ने ही मारा है बी को। कौन कह रहा है? वकील साहब कह रहे हैं कि जज साहब ए ने ही मारा है। तो यहाँ पे जो वकील साहब है वो क्या कर रहे हैं? एजर्ट कर रहे हैं कि ए ने मारा है, बट वहीं पे ए का वकील क्या बोल रहा है? उस फैक्ट को डिनाई कर रहा है कि जज साहब नहीं मारा है। तो यहाँ पे हमारा फैक्ट एंड इशू क्या बन गया? मेन फैक्ट क्या हो गया? डेथ। डेथ किसकी? बी की। ये हमारा क्वेश्चन में आ गया कि क्या सच में बी की डेथ ए की वजह से हुई है? एक और फैक्ट एंड इशू हमारा क्या आ गया? क्या ए की इंटेंशन थी बी को मारने की? क्या ए की इंटेंशन थी बी को मारने की? ये हमारा हो गया फैक्ट एंड इशू। अब आ जाओ रेलेवेंट फैक्ट पे। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? ये एक एक वर्ड जो हमने अभी पढ़ा, फैक्ट एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट, ये दोबारा हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ और डीप में जाते जाएंगे आगे वाली क्लासेस में। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या हो गया? रेलेवेंट फैक्ट मतलब वो सारे फैक्ट्स, जितने भी मुझे इतने सारे फैक्ट्स चाहिए क्या करने के लिए? मेरे फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए मेरे रेलेवेंट फैक्ट्स। जितने भी फैक्ट्स चाहिए मेरे को मेरे फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए। देखो अब ये एक फैक्ट है, बट इसके इर्द गिर्द बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इसमें से कुछ फैक्ट्स रेलेवेंट हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स इररेलेवेंट भी हो सकते हैं, बट हमें कौन से फैक्ट चाहिए होंगे? रेलेवेंट फैक्ट। अब रेलेवेंट फैक्ट हमें कहाँ दे रखा है? सेक्शन 4 से 50 में बीएसए के हमें सारे के सारे क्या बता रखे हैं? हमारे रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल
अभी जो मैंने ये वाला केस बताया फैक्ट एंड इशू, इसमें रेलेवेंट फैक्ट क्या हो सकता है कि ए ने बी को मारा है कि नहीं। जब ये क्वेश्चन में आया तो हमने देखा कि बी का जो रूम था वहाँ पे हमें नाइफ मिला हमें वहाँ पे, और हमें ये भी पता लगा लास्ट टाइम 1 घंटे पहले जस्ट मिस्टर सी ने ए और बी को दोनों को साथ में देखा था। तो कहीं ना कहीं ये डाउट पैदा कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी कि ए ने ही बी को मारा होगा। एक फैक्ट मेरे को ये भी पता लगा कि लास्ट रात में ही ए और बी की लड़ाई हुई थी कुछ पैसों के चक्कर में। तो ये हमें क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं ए को मोटिव मिल गया था, ए को उद्देश्य मिल गया था कि वो बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, अब मैं उसको जाके बी को जाके शूट कर देता हूँ, मार देता हूँ। तो ये जो मैंने फैक्ट्स बताए कौन कौन से, उसके कमरे में नाइफ मिला, जस्ट वेट, उसके कमरे में नाइफ मिला, या फिर हमने उसको साथ में देखा। किसने साथ में देखा? सी ने साथ में देखा। या मैंने बताया ए और बी की लास्ट में हमें चैट्स मिली, या हमें पता लगा उनकी लड़ाई हुई है कल रात ही पैसों के चक्कर में, जो क्या दिखा रहा है, ए का मोटिव दिखा रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स हमारे कैसे फैक्ट्स होंगे? रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। ठीक है, अभी तक हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है सेक्शन 2 के एफ के बारे में। चलो आ जाओ सेक्शन 2 के एफ पे, खोल लो सारे सेक्शन 2 का एफ। सेक्शन 2 का एफ क्या बोल रहा है, अब इसके एक एक वर्ड को समझेंगे। 2 का एफ बता रहा है हमें फैक्ट की डेफिनेशन, सिर्फ फैक्ट की बता रहा है, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन नहीं बता रहा। 2F किसका? बीएसए का। क्या बोल रहा है सेक्शन 2F? कह रहा है फैक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, अगर यहाँ पे चाकू पड़ा है तो ये भी क्या हो गया? फैक्ट। अगर मैं पेन से लिख रही हूँ, क्या हो गया? फैक्ट हो गया। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज या कोई भी थिंग हमारी लंबे समय से चली आ रही है, लॉन्ग टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि कोविड में हमने 1 साल तक मास्क पहना, ये क्या कह रहा? मास्क पहना। तो ये क्या दिखा रहा है? हमारा स्टेट ऑफ थिंग्स दिखा रहा है, और जो कि क्या कंसीडर किया जाता है? हमारा एक फैक्ट। ठीक है, अगले पे आ जाओ। फैक्ट में और क्या है? रिलेशन ऑफ थिंग्स मतलब कि किसी चीज के साथ तुम्हारा रिलेशन दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं होटल गई, होटल जाकर मैंने वहां पे अपना नाम लिखा ABC, आगे लिखा डॉटर ऑफ ABC। तो ये जब मैंने लिखा तो ये मेरा नाम, मेरा रिलेशन यहाँ पे मेरे पेरेंट्स के साथ दिखा रहा है कि ये मेरा रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, और ये रिलेशन मेरा क्या माना जाएगा? मेरा फैक्ट माना जाएगा। अगला क्या बोल रहा है? कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। जो भी चीज मैं अपने सेंसेस के द्वारा परसीव कर पा रही हूँ, मतलब जो भी चीज मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, टेस्ट कर पा रही हूँ, स्मेल कर पा रही हूँ, कोई भी चीज, या फिर मैं कोई चीज स्किन के थ्रू फील कर पा रही हूँ, ये सब क्या आ जाता है? मेरे सेंसेस के द्वारा परसीव करना, और ये क्या माना जाएगा? एक फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक कमरा है जो फुल ऑफ स्मोक है, क्या है? फुल ऑफ स्मोक। अब जब मिस्टर ए इस कमरे के अंदर एंटर कर रहा है, पहली बात उसको स्मेल आई, किस चीज की? उस धुएं की, प्लस मुझे दिख भी रहा है, आई कैन सी दैट स्मोक। तो इसका मतलब ये चीज क्या हो गई? हमारी फैक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मैं सेंसेस के द्वारा परसीव कर पा रही हूँ। ठीक है, अब इसके आगे लिख लो, जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है इसके आगे लिख लो, ये है हमारा फिजिकल फैक्ट, जो कि हमें बेरेक्ट में नहीं बता रखा। सेकंड है हमारा मेंटल फैक्ट, अभी इसके बारे में भी पढ़ते हैं। सेकंड है हमारा मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट क्या कह रहा है? एनी मेंटल कंडीशन, कोई भी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। इसको भी अभी हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे? देखो, जस्ट वेट, कैसे पढ़ेंगे? मैंने बोला कोई भी मेंटल कंडीशन, एनी मेंटल कंडीशन, जैसे कि मेंटल कंडीशन में क्या आ जाता है? हमारा
पर्सन की इंटेंशन आ जाती है, पर्सन का नॉलेज आ जाता है, पर्सन का मारने के पीछे कोई मोटिव है या नहीं, ये सब कुछ एक्सेट्रा जो भी हमारे दिमाग में चीज़ आ रही है, चाहे वो हमारा ओपिनियन हो, बिलीफ हो, कुछ भी हो, दैट इज कंसीडर्ड टू बी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस। पर्सन इज कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि भाई साहब मैं जानती हूं उसके बारे में, आई एम अवेयर अबाउट दैट फैक्ट, आई एम अवेयर अबाउट दैट फैक्ट, मैं उस फैक्ट के बारे में जानती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि तुम अच्छा पढ़ रहे हो या नहीं, कि तुम अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हो या नहीं, मैंने किसको बोला? मिस्टर ए को। तो ये मुझे कैसे पता लगेगा, मैं कैसे अवेयर होंगी इसके बारे में? जब उस बंदे के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, गुड मार्क्स वो सिक्योर करेगा, मुझे पता लग जाएगा कि वो बच्चा स्टडी कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल था? अवेयर अबाउट द फैक्ट कि पर्सन उस चीज़ के बारे में क्या है? कॉन्शियस है। किस चीज़ के बारे में? मेंटल कंडीशन के बारे में। मेंटल कंडीशन कौन कौन सी है हमारी, चाहे वो इंटेंशन हो, नॉलेज हो, मोटिव हो, या कोई भी चीज़ जो हमारे दिमाग में चल रही है। एक और एग्जाम्पल इसका, सपोज मेरी क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ओके। अब क्या हुआ, मेरा ना सर दर्द हो रहा है काफ़ी तेज़ का। अब वो जब सर दुख रहा है, ये मेरे लिए तो हो गया, क्या हो गया? मेंटल इफेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। बट जैसे मैं मेरा सर दबाने लग गई, वो आप लोगों ने, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे, वो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों के लिए क्या हो गया? फिजिकल इफेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने अपने सेंसेस के द्वारा उसे परसीव किया है, देखा है। तो अगर मैं सिर्फ सर दबा रही हूँ, दैट इज मेंटल फैक्ट फॉर मी, बट जैसे आप लोगों ने उसको देख लिया, दैट बिकम्स फिजिकल फैक्ट फॉर यू। रीजन बीइंग बिकॉज आप लोगों ने सेंसेस के द्वारा परसीव किया है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? फैक्ट के बारे में पढ़ा, जो हमें सेक्शन 2 के F में बता रखा है। अब आगे चलते हैं।